दोस्तों नमस्कार, मैं गुरुराज आप सभी का एक बार फिर से निर्माण आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज हम इकोनॉमी की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और इकोनॉमी की क्लास के यूनिट 2 में जिसमें हम मनी एंड बैंकिंग का एरिया कर रहे हैं, जिसका वेट आप सभी लोग चिर परिचित हैं कि क्या वेट है इसका। मेंस में 15 मार्क्स का और प्रीलिम में 8 मार्क्स का। ये तो रहा अपने आप में एक बेयर एवरेज। अगर हम लास्ट टिकट्स की बात करें तो इस सेक्शन से करीब 10 टू 12 क्वेश्चंस 10 टू 12 मार्क्स का प्रीलिम में ही अकेले पूछा जा रहा है। यहाँ पे हमने आरबीआई के डेवलपमेंटल रोल्स को पीछे की क्लास में समझा था। डेवलपमेंटल रोल्स को ही आज हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें समझेंगे कि आरबीआई ने कैसे तरह तरह के इंस्टीट्यूशन डेवलप करके, जैसे कि रीजनल रूरल बैंक है, नाबार्ड है, एक्जिम है, इसके अलावा सिडबी, प्राइमरी डीलर्स और इत्यादि के माध्यम से कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने आरबीआई एक्ट पीछे पढ़ लिया था। आरबीआई एक्ट हमको इसलिए समझना जरूरी था कि आरबीआई एक्ट के माध्यम से हम ये समझ सकें कि कैसे आरबीआई और बैंकों के बीच के रिलेशन ऑपरेट होते हैं। आरबीआई कैसे अपने एक्शंस को कंडक्ट करती है ना। आज चूंकि हम बार बार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जिक्र आता है, जब हम बैंकों के बारे में पीछे की क्लास में हमने पढ़ा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आगे स्टैब्लिश हुए, तो जब बार बार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का साथ में जिक्र आता है तो हमारे लिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस एक्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं। साथियों, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट यानी कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 का ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आरबीआई एक्ट 1934 है, बैंकिंग ऑपरेशन को समझने में तथा वो किस प्रकार कंडक्ट होते हैं इत्यादि को देखने में और जानने में। ये शुरुआत में क्या था? बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 और लागू कब हुआ? 16 मार्च को। ठीक है, 1 मार्च 1966 से इसे हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के नाम से जानते हैं। मतलब ये कि शुरुआत में ये अपने आप में बैंकिंग कंपनी एक्ट था और 1 मार्च 1966 से हम इसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहते हैं। आपके सामने ये छोटा सा डेटा है जिसमें हम ये देख लेते हैं कि ये पार्लियामेंट में कब इनैक्ट हुआ। 10 मार्च 1949, है ना। जम्मू एंड कश्मीर भी 1956 से लागू हुआ। क्यों? क्योंकि 1956 में जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन आया था। प्रारंभ में ये कानून केवल बैंकिंग कंपनियों पर लागू था, लेकिन 1965 में बैंकिंग कंपनियों के साथ साथ इसे कोऑपरेटिव बैंकों में भी लागू कर दिया। क्यों? क्योंकि तब तक ये बात समझ लिया गया था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में कोऑपरेटिव बैंक की अपने आप में इंपॉर्टेंट भूमिका होने वाली है। तथा 2020 में इसमें एक अमेंडमेंट आया जिसमें सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में लाया गया। ठीक है, और इसके लिए इसमें एक संशोधन किया गया था। कब? 2020 में। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी यानी कि प्राथमिक कृषि साख समिति और सहकारी भूमि प्रबंधक बैंकों को अधिनियम से बाहर रखा गया है। मतलब क्या? मतलब ये कि पैक्स इसमें कवर नहीं होती है। इसके अलावा लैंड मॉर्टगेज बैंक भी इसमें कवर नहीं होते हैं। अधिनियम आरबीआई को कौन कौन सी शक्तियां देता है ये हम समझ लेते हैं। मतलब ये कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आरबीआई को कौन कौन सी पावर देता है ये जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि यूपीएससी आपके सामने अगर इनमें से 2, 3 या 4 स्टेटमेंट लिख के दे दे और किसी को थोड़ा सा चेंज कर दे, तो आप कैसे समझोगे कि ये पावर आरबीआई को आरबीआई एक्ट से मिला या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से? अच्छा, एक चीज और समझेंगे। दोस्तों, ऐसे कुछ प्रोविजन आपको मिलेंगे जो कि आप देखेंगे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई एक्ट में कॉमन है, तथा कुछ ऐसे प्रोविजन आपको मिलेंगे जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में तो हैं लेकिन वो आरबीआई एक्ट में नहीं है। तो हमारे सामने ये वो वाले पॉइंट हैं जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में हैं और आरबीआई एक्ट इनकी बात नहीं करता है। जैसे बैंकों के बोर्ड, प्रबंधन और नियुक्ति की निगरानी करना, ये आरबीआई की पावर होगी अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949।
ऑडिट करा सकता है आरबीआई बैंकों का, ठीक है। बैंकों का विलय, उनका परिसमापन, उनका अधिस्थगन, उनको आरबीआई नियंत्रित कर सकता है। मतलब क्या कि आरबीआई कंट्रोल कर सकता है बैंकों का मर्जर, उनका लिक्विडेशन, उनका मोरेटोरियम। किसी भी विशेष परिस्थिति में आरबीआई बैंकों पर जुर्माना लगा सकता है और बैंकों के संचालन को रेगुलेट कर सकता है। तो इतनी पावर आरबीआई को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से मिलती है। फिर अब हम इस एक्ट के सेक्शन 5B में आते हैं। 5B के अनुसार बैंक को परिभाषित किया जाता है। आप लोग बैंक बैंक बोलते रहते हैं, कभी ये सोचिए कि बैंक है क्या, कैसे बैंक को परिभाषित करें। अगर आप ये समझते हैं कि पैसा जमा करना या जमा करने की पावर किसी के पास है तो बैंक है, तो सोचिए जो डिपॉजिट लेने वाले एनबीएफसी होते हैं, क्या आप उनको बैंक कह सकते हैं? उत्तर है नहीं। यानी कि केवल पैसा लेने या देने से कोई बैंक नहीं हो जाता। साथ में चेक, ड्राफ्ट या अन्य इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए मनी को आहरण करने के लिए, निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए। अब चूंकि हम इन शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं, ये पावर एनबीएफसी के पास नहीं होते, ठीक है। तथा हमने जैसे बताया कि जनता से धन की राशि जमा करना और जनता द्वारा मांगे जाने पर पैसे लौटाना, ये दोनों चीजें जब आप एक साथ पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है ये XYZ इंस्टीट्यूशन जिसमें ये दोनों प्रकार के फंक्शन उपलब्ध हैं वो बैंक है, ठीक है। फिर आता है सेक्शन सी, जो कहता है कि बैंकिंग कंपनी क्या होती है। साथियों, आप में से ज्यादातर लोग इस बात से अवेयर हैं कि जब भी बैंकिंग कंपनी की बात करी जाए, मतलब ये कि कंपनी वो होती है जिसके पास या जो किसी लाभ के इरादे से कोई ऑपरेशन करती है, तो उसे हम कंपनी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं बैंकों के केस में बैंकिंग कंपनी किन्हें कहेंगे? जो एसेट्स को बेच सकती हैं, उन्हें प्रबंधित कर सकती है, ठीक है। मतलब ये कि बैंकिंग कंपनी के पास एसेट्स को बेचना और उनका प्रबंधन करना एक अथॉरिटी, एक उनके ज्यूरिसडिक्शन में आएगा। साथ में सिक्योरिटी के साथ, मतलब ये कि प्रतिभूतियों के साथ या बिना, मतलब ये कि किसी सिक्योरिटी के साथ या बिना पैसा उधार देना या उधार लेना संभव है। अब आपको पता है कि बैंक कोलेटरल के साथ आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, बिना कोलेटरल के भी आरबीआई से पैसा लेते हैं। कोलेटरल के साथ किस में? कोलेटरल के बिना किस में? कोलेटरल के साथ एमएसएफ में, कोलेटरल के बिना बैंक रेट के अनुसार। तथा बैंकें जनता को भी पैसा देती हैं, जैसे कि जो सिक्योर मनी होती है वो कोलेटरल के साथ होती है, जैसे गृह लोन, गोल्ड लोन इत्यादि। तथा कुछ ऐसे लोन होते हैं जो रिलेटिवली सिक्योर नहीं होते हैं, जैसे इन नॉट ऑल केस बट इन मेनी केस एजुकेशन लोन एंड मेनी अदर लोन, बिजनेस लोन, इंडस्ट्रियल लोन वो होते हैं, वो उतने सिक्योर नहीं होते। वहां पे बैंक बिना किसी गारंटी के भी पैसा दे सकता है, तो उनको हम बैंकिंग कंपनी कहते हैं। विदेशी मुद्रा की खरीद करना, जो भी बैंकिंग कंपनी होगी वो विदेशी मुद्रा की, जैसे डॉलर में पैसा इन्वेस्ट करने का जो उनका ओरिएंटेशन होता है वो प्रॉफिट होता है, और फिर उसको बेचना, ट्रैवलर चेक जारी करना इत्यादि। ग्राहकों की ओर से बॉन्ड खरीदना और ट्रस्टों का निष्पादन करना और उनका उपक्रम करना इत्यादि बैंकिंग कंपनी के काम होते हैं। अगर आप इनमें इतने शब्दों पे ध्यान देंगे तो कभी भी यूपीएससी आपसे बैंकिंग कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन डालती है तो आप आसानी से समझ जाते हैं कि इतने फंक्शन के आधार पर कोई बैंक बैंकिंग कंपनी कहला सकते हैं या नहीं। अब आपके पास आ जाएगा कि क्या लोकल एरिया बैंक बैंकिंग कंपनी है, क्या कोऑपरेटिव बैंक बैंकिंग कंपनी है। तो आप ध्यान से देखना कि पीछे हमने जो बताया है कि कोऑपरेटिव बैंक क्या इस प्रकार की गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर सकता है क्या? और अगर नहीं कर सकता तो कोऑपरेटिव बैंक बैंकिंग कंपनी नहीं कहलाए, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 8 पर। देखो इसमें हम सारे सेक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ वो सेक्शन पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है या जिनका इस्तेमाल आप
यूपीएससी मेंस में आंसर लिखने के दौरान कर सकते हैं। सिर्फ उन सेक्शंस को पढ़ रहे हैं। एक बैंकिंग कंपनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुएं खरीदने या बेचने या विनिमय करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकती। मतलब क्या? जैसे मान लो बिस्किट का बिजनेस है, तो क्या कोई बैंक डायरेक्टली बिस्किट के बिजनेस में आ सकती है, या प्रॉपर्टी के बिजनेस में आ सकती है, या रिटेल के बिजनेस में आ सकती है? जब रिटेल कहा जाए तो यहाँ पे रिटेल कहने का मतलब है एफएमसीजी, जो आप किराने वगैरह होते हैं ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के आधार पर उनको एफएमसीजी कहा जाता है। या बैंक सीधे ऑटो के बिजनेस में आ सकती है? उत्तर है नहीं। या वो कोई ऐसा अनुबंध कर सकती है? उत्तर है नहीं। मतलब ये कि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे किसी व्यवसाय में नहीं आ सकते हैं, ना ही ऐसा कोई अनुबंध कर सकते हैं। फिर आप बोलोगे बैंक तो इंडस्ट्रीज में और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, वहां भी प्रतिभूतियों और पूंजी के जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट हैं, वो रेवेन्यू के हो सकते हैं, कैपिटल के हो सकते हैं, वो उनमें पैसा लगाते हैं। वो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली किसी प्रकार से लैंड को, ऑटो सेक्टर को, रिटेल सेक्टर को कंट्रोल नहीं करती है, उनका प्रबंधन नहीं करती है, ना ही उस प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है? तो अब आपने एक चीज समझा कि अदर कंपनी और बैंकिंग कंपनी में क्या अंतर है। बैंकिंग कंपनी के आधार पर आपने बैंकों के वो फंक्शन समझे जो बैंक कर सकते हैं। अदर कंपनीज के पास इस प्रकार के फंक्शन होते हैं जो अभी हमने बताए। बैंक इस तरह का ना तो कोई ऑपरेशन कर सकता है और ना ही कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए हम बैंकों को अलग, दूसरी कंपनियों से अलग बैंकिंग कंपनी के रूप में देखते हैं। बैंकिंग कंपनी, अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारे एक पीछे वाले लेक्चर में देखिए, जहां पे हमने बताया था कि रियल एसेट एंड फाइनेंशियल एसेट क्या होती है। फाइनेंशियल एसेट वो होती हैं जो किसी फाइनेंस या किसी फाइनेंस जैसे इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में होते हैं, जैसे जिनकी हम स्टॉक मार्केट में खरीद या बेच कर सकते हैं, जिनकी हम मनी मार्केट में खरीद या बेच कर सकते हैं। तो बैंक के ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा सकते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो किसी रियल एसेट में या रियल सेक्टर के किसी गुड्स या सर्विसेज में डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। कौन? बैंकिंग कंपनी। अब सेक्शन 18, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 18 क्या कहता है कि प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को कुल मांग और समय की देनदारियां, यानी कि एनडीटीएल का, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का कम से कम 3% कैश रिजर्व के रूप में रखना चाहिए। यह राशि हर महीने की 20वीं तारीख से पहले जमा करा दी जाएगी। अब आप लोगों में से जिसने हमारा आरबीआई एक्ट वाला लेक्चर देखा, तो आरबीआई एक्ट में हमने बताया था कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों को जो सीआरआर है वो आरबीआई एक्ट से रखना होता है। बट यहाँ पर कैश रिजर्व की बात हो रही है प्रत्येक बैंकिंग कंपनी के लिए। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जैसे स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआई बैंक इत्यादि बैंकिंग कंपनी भी हैं। तो क्या आप ये कहेंगे कि कैश रिजर्व की बात बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं करता है? सर होगा गलत। मतलब ये कि कैश रिजर्व की बात बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट करता है, लेकिन अनुसूचित बैंकों के लिए वो प्रोविजन लागू कहां पे होता है? वो प्रोविजन लागू होता है आरबीआई एक्ट 1934 से। लेकिन जहां पे दूसरी प्रकार की बैंकें या बैंकिंग कंपनियों की बात करी जाए, तो वहां पे जो सीआरआर का रेगुलेशन है वो किससे होगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है? अब एनडीटीएल के केस में मैंने बताया था ये अल्टरनेट फ्राइडे को कैलकुलेट किया जाता है, और वो फ्राइडे जो 20 तारीख के पहले आता है मंथ में, उस फ्राइडे को उसका अमाउंट रिपोर्ट होगा। ठीक है? और उस दौरान एनडीटीएल का अमाउंट बैंक के पास सुनिश्चित होना चाहिए। सेक्शन 35 ये कहता है कि ये आरबीआई को प्रत्येक बैंकिंग कंपनी और उसकी शाखाओं पर निरीक्षण, मतलब सुपरविजन करने का अधिकार है। यह आरबीआई को भारत में किसी भी बैंकिंग संस्थान या भारत में संचालित और विदेशी भूमि में स्थित किसी बैंकिंग संस्थान को निर्देश जारी करने का अधिकार है।
बैंकिंग विनियमन संशोधन यानी कि अमेंडमेंट जो 2017 में हुआ था, उसने दो उपधाराएं शामिल की। पहली थी 35AA, फिर 35AB। हम 35AA एंड 35AB की बात बस कुछ सेकंड्स में करते हैं। उससे पहले इस बिंदु को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ये विदेशी भूमि में, आप जैसे मान के चलिए कि स्टेट बैंक की कोई ब्रांच है। जैसे स्टेट बैंक की कोई ब्रांच है और स्टेट बैंक की वो ब्रांच, इसकी ब्रांच फॉरेन के किसी नेशन में है। जैसे मान लेते हैं ये है चाइना। चाइना में स्टेट बैंक है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट बैंक का जो ऑपरेशन है वो निश्चित चाइनीज सरकारों और उनके आदेशों के अनुसार चलता होगा, लेकिन एक बैंक के तौर पर अभी भी स्टेट बैंक में कंट्रोल किसका है? क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल आरबीआई, ठीक है। तो स्टेट बैंक की सभी ब्रांच, वो चाहे चाइना में हो, अमेरिका में हो, जापान में हो, और ऑफ कोर्स इंडिया की तो मतलब बात ही नहीं करना, इंडिया में तो पूरी तरह से कंट्रोल आरबीआई का है ही, है ना। तो ऐसी किसी ब्रांचेस में, उनके ऑपरेशन में, उनके सुपरविजन, ऑडिटिंग इत्यादि के लिए आरबीआई का अप्रूवल स्टेट बैंक को हमेशा लेना पड़ेगा। मतलब ये कि किसी भी भारतीय बैंक की कोई ब्रांच भले ही किसी विदेशी भूमि पर हो, उसमें आरबीआई का नियंत्रण हमेशा है। अब 2017 में जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, उसको समझ लेते हैं। इसने दो मेन प्रोविजन ऐड करे, जैसे कि 35AA और 35AB, ठीक है। इसने क्या बात करी कि जो लोग लोन को डिफॉल्ट कर सकते हैं, जो लोग लोन को डिफॉल्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए, उस दिवाली समाधान के लिए आरबीआई को अधिकार है। मतलब ये कि लोन डिफॉल्ट किए जाने की पोजीशन में आरबीआई को अधिकार होगा कि वो बैंकों में अपना नियंत्रण स्थापित करे। लेकिन वो एनपीए का कहीं भी जिक्र नहीं करता, नॉन परफॉर्मिंग असेट का कहीं पे जिक्र नहीं करता। तो मतलब क्या कि अगर ये आ जाए कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एनपीए से लड़ने के लिए आरबीआई को सक्षम बनाता है, तो उत्तर होगा हाँ। क्यों? क्योंकि वो 35AA और 35AB की तुलना में लोन डिफॉल्टर्स को डील करने की बात करता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। लेकिन अगर यह आ जाए कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के के सेक्शन 35 में एनबीए एनपीए का जिक्र है, तो एनपीए का जिक्र नहीं है। मतलब ये एनपीए का जिक्र नहीं है। आई थिंक की बात आपको समझ में आ रही है। एनपीए का जिक्र नहीं है, लेकिन एनपीए से लड़ने के लिए उपाय जरूर है, लोन डिफॉल्टर्स को डील करने के माध्यम से। संशोधन 2004 में क्या हुआ? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में एक दूसरा अमेंडमेंट आया 2004 में, जो सरकारी सहकारी बैंकों और बहुराज्य सरकारी बैंकों के निदेशक मंडल, देखो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जो सिंगल स्टेट में होती हैं, सिंगल स्टेट में, और ये मल्टी स्टेट, मल्टी स्टेट, ये बैंकों के निदेशक मंडल को अधिक्रमण करने, निदेशक मंडल के कार्यों को संभालने के लिए आरबीआई प्रशासक के तौर पर समिति का गठन कर सकता है। मतलब ये इनको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई एक समिति का गठन कर सकता है कि इस कमिटी के माध्यम से ये रेगुलेशन अब आरबीआई के हाथों में आ जाए, ठीक है। किसको? दोनों प्रकार को, जो सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है और जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, उसमें एक उदाहरण है पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक। पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक सीवियर एनपीए क्राइसिस से गुजर रहा था, जबकि आरबीआई ने 2018-19 की टाइम में उसमें अपना नियंत्रण स्थापित किया, ठीक है। 2007 में अनुसूचित बैंकों के लिए, मतलब शेड्यूल्ड बैंकों के लिए, अब शेड्यूल्ड बैंक कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में
सेकंड शेड्यूल में। देखो, शेड्यूल को ब्रिटिश में शेड्यूल कहते हैं और अमेरिकन में स्केड्यूल कहते हैं। तो आप कुछ भी बोले, दोनों सही है ना? हाँ। सेकंड शेड्यूल में आरबीआई के पास कैश रिजर्व बनाए रखना अनिवार्य होगा। किसको? शेड्यूल्ड बैंक को। अब ये बात आप बोलोगे कि 1934 में, आरबीआई एक्ट 1934 में ये बात है कि कैश रिजर्व रेशियो बैंकों का आरबीआई के पास होगा। तो अगर कोई अनुसूचित बैंकों के लिए यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ऐसी बहुत सारी बैंकें हैं जिन पे सीआरआर मेंटेन होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से, और इसीलिए इस एक्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। तो आपके पास ये प्रश्न जब भी आएगा कि अनुसूचित बैंकों के लिए सीआरआर मेंटेन करने का प्रोविजन किस किस एक्ट के तहत लागू किया जाता है, तो भले ही वो दोनों एक्ट में मेंशन है कि अनुसूचित बैंक सीआरआर मेंटेन करेंगे आरबीआई के पास, ना कि अपने पास। एसएलआर का अमाउंट बैंकों के पास होता है, लेकिन सीआरआर का अमाउंट आरबीआई के पास होता वो बैंकों का है, आरबीआई के पास होता है, और उसमें बैंकों को कोई भी इंटरेस्ट या ब्याज नहीं प्राप्त होता। ठीक है? तो ऐसी कंडीशन पे जो सीआरआर मेंटेन किया जाएगा वो अनुसूचित बैंकों के लिए आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से मेंटेन किया जाएगा। ये बात आपको अभी भी समझने की जरूरत है, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी इसका जिक्र है, ये बात दूसरी है। ठीक है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो सीआरआर है उसकी परिभाषा भी थोड़ी अलग है, ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है? आई थिंक ये बात आपको समझ में आई। मैंने बोला कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई एक्ट दोनों में सीआरआर की का जिक्र है, लेकिन अनुसूचित बैंकों के लिए जो सीआर का लागूकरण है वो आरबीआई एक्ट 1934 से होता है। ये बात दोनों इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि अगर यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन दिया जाता है कि अनुसूचित बैंकों के लिए सीआरआर कौन प्रोवाइड करता है, उत्तर होगा आरबीआई एक्ट 1934। अब ये आ जाए कि सीआरआर का जिक्र इनमें से किसमें होता है? ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्टेटमेंट नंबर 2 आरबीआई एक्ट 1934। तो आपको बोथ स्टेटमेंट सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि दोनों ही एक्ट में कैश रिजर्व की बात है आरबीआई के पास। ठीक है? कि बैंकों का कैश रिजर्व आरबीआई के पास होगा, ऐसा जिक्र दोनों ही कानूनों में है, 1934 वाले आरबीआई एक्ट में और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में भी। लागूकरण किसमें किया जाता है वो मैंने स्पष्ट कर दिया, इसलिए इस बात को मैंने कम से कम 2 बार दोहराया, सो दैट कि ये बात आपके लिए एकदम स्पष्ट हो जाए, कोई गलती नहीं करना है। ठीक है? आरबीआई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंधन का अधिक्रमण कर सकता है। अब हम और नीचे के स्तर पे आ रहे हैं कि आरबीआई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जिन्हें प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक भी कहा जाता है, राज्य सहकारी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो जिला स्तर पे होते हैं, इनके प्रबंधन का अधिक्रमण कर सकता है। पहले ये अधिकार केवल यूसीबी के लिए लागू था। 2020 में इसे संशोधन करके शेड्यूल्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो अब अगर ये कहा जाए कि इनमें से कौन सी चीज 2020 में जोड़ी गई, तो आप यूसीबी का नाम मत लेना, क्योंकि यूसीबी पहले से था। 2020 में क्या जोड़ा गया? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव। ठीक है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक क्या होते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के वो बैंक होते हैं जिनमें भारत सरकार या राज्य की सरकार का शेयर 51% होता है। ठीक है? ये कहने का शेयर कहने का मतलब स्वामित्व से है। राष्ट्रीयकृत बैंक वो सरकार द्वारा अपना बना लेने वाली बैंक को राष्ट्रीयकृत बैंक कहते हैं। जैसे 1969 में और 80 में कई सारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में पहली बार जब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग हुआ था बड़े पैमाने पर, तो इसमें 14 मेजर बैंकों को नेशनलाइज कर लिया गया था। ठीक है? वे भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के तहत आती हैं, क्योंकि इनमें अब सरकारों का जो हिस्सा है वो 51% से अधिक हो गया। ठीक है? तथा जैसे स्टेट बैंक हो गया और भी कई सारी बैंकें हैं जो कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक 1969 के पहले से सरकारी बैंक है, तो वो सरकारी क्षेत्र की बैंक कहलाएंगी।
आई थिंक यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। तो आगे बढ़ाते हैं इसको। रीजनल रूरल बैंक क्या होते हैं? रीजनल रूरल बैंक मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं। जैसे कि उदाहरण लेंगे, जिसे आप सिंपल भाषा में कहते हैं ग्रामीण बैंक। आप में से जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि ग्रामीण बैंक नाम का कोई कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें केंद्र की सरकार का, राज्य की सरकार का और जो स्पॉन्सर्ड बैंक है उसका एक अनुपात होता है। कितना? केंद्र की सरकार का 50%, राज्य की सरकार का 15% और जो स्पॉन्सर्ड बैंक होता है उसका 35%। मतलब ये मालिकाना हक कहा जाए तो तीनों प्रकार का जो मालिकाना हक है, केंद्र का, राज्य का और स्पॉन्सर्ड बैंक का, वो इस अनुपात में होता है, 50, 15 और 35 के अनुपात में। ठीक है। अब आप पूछ सकते हो कि स्पॉन्सर्ड बैंक क्या होता है। जैसे आप लोग आईपीएल का मैच देखते हो ना, तो आईपीएल का मैच में आता है कि स्पॉन्सर्ड बाय दिस एंड दिस बॉडी। ठीक है, उसी प्रकार हमारे केस में यहाँ पे स्पॉन्सरशिप के नाम पे बैंक स्पॉन्सर करती है। जैसे कि इसका उदाहरण ले लेते हैं। आपने उदाहरण सुना होगा कि बड़ौदा पूर्वी ग्रामीण बैंक। इसका मतलब यह है कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा इसकी स्पॉन्सर्ड बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा इसकी स्पॉन्सर्ड बैंक है, उसका 35% इसमें हिस्सा है। इसी प्रकार सभी रीजनल रूरल बैंक में स्पॉन्सर्ड बैंक का 35% हिस्सा, जिस राज्य में स्थापित है उस राज्य की सरकार का 15% और 50% हिस्सा उसके टोटल एसेट में किसका है? केंद्र की सरकार का। तो अब हम यहां से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। पहली बार कब आया? 1975। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि यूपीएससी बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन पूछती है कि इन बैंकों को इनके स्थापित होने के क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले कब आया? 1975 में। तो जाहिर सी बात है ये ऑर्डिनेंस के माध्यम से आया होगा। किसके माध्यम से? ऑर्डिनेंस के नाम पे। आर्टिकल 130 के तहत राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है ना, अध्यादेश बोलते हैं। अध्यादेश बोलते हैं। ऑर्डिनेंस के माध्यम से आया होगा। क्यों? क्योंकि जो इसका कानून है वो 76 में है। मतलब ये कि स्थापना इसकी 75 में हुई अध्यादेश के माध्यम से और 76 में इसके लिए कानून बना लिया पार्लियामेंट से। और इसमें कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, ग्रामीण स्तर पर इत्यादि गतिविधियों के विकास के लिए तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने की दृष्टि से आरआरबी की स्थापना की गई थी। आरआरबी का जो स्वामित्व है वो हमने तीनों की बारे में बता दिया था, है ना। आरआरबी को प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग में 75% के लिए बांध दिया गया है। मतलब ये कि ये 75% लेंडिंग प्राइमरी सेक्टर में करेंगे। ठीक है, क्लियर। आरबीआई किसकी देखरेख में ऑपरेशन करते हैं? तरह नाबार्ड। मतलब ये कि जो रिफाइनेंसिंग एजेंसी है वो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग तथा और भी जो दूसरी तरह की स्कीम्स होते हैं जिनसे बैंकों द्वारा आरआरबी के माध्यम से ग्रामीण सेक्टर में जो लोन दिए जाते हैं उन सभी का देख रेख वो नाबार्ड करता है। मतलब ये कि जब भी जितनी स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, वो कृषि क्षेत्र में या रूरल एरिया के डेवलपमेंट में पैसा आता है वो रिफाइनेंसिंग एजेंसी उसकी नाबार्ड होती है। ठीक है, नाबार्ड का एक कॉर्पस होता है। कॉर्पस बोलने का मतलब उसका एक फंड होता है। उस फंड से अलग अलग स्कीम, अलग अलग सेक्टर जो रूरल एरिया में बिलोंग करते हैं, फंड का एलोकेशन किया जाता है।
उस एलोकेशन में टारगेट सेट कर दिया जाता है, जैसे कि 500 करोड़ अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए लोन देने के लिए है, मतलब ये एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए जो भी रूरल बैंक अब लोन देंगी उसका टोटल अमाउंट 500 करोड़ क्रॉस नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरा बैंक है वो कौन सा है? लोकल एरिया बैंक। लोकल एरिया बैंक क्या होता है? देखो 1996 में कॉन्सेप्ट आया कि लोकल बैंक जिसमें कि 2 या 3 निकटवर्ती जिलों को कवर करने के लिए एक लोकल एरिया बैंक उस जगह लेंडिंग करने के लिए तथा उस जगह के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए और उसका विकास करने के लिए लोकल एरिया बैंक का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। भारत में अभी केवल 4 स्थानीय क्षेत्र के बैंक हैं, इसलिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका एक उदाहरण है विजयवाड़ा तटीय स्थानीय क्षेत्र बैंक। अब आप पूछ सकते हैं कि अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं तो पढ़ाया क्यों गया? क्योंकि हम बैंकिंग का एरिया पढ़ रहे हैं। आपसे क्वेश्चन जब भी नाबार्ड, रीजनल रूरल बैंक, एनबीएफसी, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आएगा तो यूपीएससी क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए लाइनें उठा के यहां से डाल सकते हैं। लोकल एरिया बैंक की लाइनें उठा के उसने आपके मेन क्वेश्चन में डाल दिया। ऐसी कंडीशन में आपके प्रश्न के गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ज्यादा बेहतर है कि इनको छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, इनको समझ लेते हैं तथा लोकल एरिया बैंक का कॉन्सेप्ट कब लागू किया गया इत्यादि जैसे सीरियल वाले क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जा सकते हैं कि हाँ इन बैंकों की इनकी स्थापना के क्रम में लगाएं, तो वहां पे भी लोकल एरिया बैंक का कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। अब भारत में नंबर ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स की क्या दशा है, तो हम फाइनेंशियल ईयर 2019 से आगे बढ़ते हुए जब फाइनेंशियल ईयर 2021 तक पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि नंबर घट रहा है। ठीक है, नंबर घट रहा है 53, 45, 43, लेकिन जो उनका डिपॉजिट है, जमा है, वो बढ़ रहा है। घटने के पीछे कारण क्या है समझते हैं। ये है भारत। ठीक है, अब यहां पे मान लेते हैं बड़ौदा की कोई रीजनल बैंक है और यहाँ पे बड़ौदा के साथ साथ कोई दूसरी बैंक मान लेते हैं XYZ, इनका भी ब्रांच है। तो जब बैंकिंग का मर्जर शुरू हुआ, आपको पता है ना 2018-19 के बाद से आरबीआई ने बहुत सारी बैंकों को मर्ज करके 4 बड़ी बैंक स्टैब्लिश करने के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया है ना? तो जो बैंकों का मर्जर हुआ उस समय, अब जब एक ही गांव में, एक ही टाउन में 2 बैंकें हैं जो कि अलग अलग बैंकिंग कंपनी को बिलोंग करते हैं, अलग अलग बैंकों को बिलोंग करते हैं, अगर उनका आपस में मर्जर हो जाएगा तो इन दोनों का भी तो मर्जर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे ये 2 मिलके एक बैंक हो गए। इसलिए जो नंबर ऑफ बैंकें हैं रीजनल रूरल बैंक में एज अ प्लेयर वो घट रही हैं। ठीक है, वो घट रही हैं, लेकिन जो डिपॉजिट है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कि हाँ रीजनल रूरल बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में फल फूल रहा है। इनकी जो ग्रास आउटस्टैंडिंग है वो भी बढ़ रही है, मतलब इन्होंने ढेर सारा जो है वो लोन वगैरह बांटा है। प्रॉफिट कोरोना टाइम में घटा था, फिर काफी घटा और अब इंप्रूव हुआ। नेट इंटरेस्ट रेट इत्यादि वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस अगर आपने चार्ट को करीब से देख लिया है तो आपने देखा होगा कि इनके लिए भी CRAR का कॉन्सेप्ट है। अब कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट, CRAR जिसको हम बोलते हैं, ये है क्या? ये हम बेसल नॉर्म्स पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में, तो उसको वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद वाले लेक्चर। बेसल नॉर्म्स CRAR की धारणा क्या रखता है? हमारे केस में वो 11.5% CRAR। तो बस मैं बता देता हूँ अभी शॉर्ट शॉर्ट में कि बैंक जो जो भी लोन देते हैं उनमें उनका कुछ लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन सकता है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट को काउंटर करने के लिए
बेसल नॉर्म्स ने CRAR कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट का कॉन्सेप्ट सुझाया। इसका मतलब ये है कि बैंकों की नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक सीमा से ज्यादा ना जाए, उनको मैनेज करने के लिए तथा बैंक रन यानी कि बैंकों के फेल होने की कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए बैंकों को अपनी पूंजी, अपनी नेट पूंजी, खास तौर से जो उनकी टायर 1 पूंजी है, जो इक्विटी की होती है, टायर 1 कैपिटल इक्विटी फील्ड का होता है, इसमें ओनर का पैसा होता है, उस पैसे को का कुछ अंश, जैसे हमारे देश के केस में 11.5% है, बैंकों को वो अलग से एक सेफ्टी वाल्व के तौर पे बना के रखना चाहिए, उसे CRAR कहते हैं। यहाँ पे इतना, आने वाले लेक्चर में इसके बारे में हम बहुत डिटेल से समझेंगे। तो हमको ये पता चल गया कि रीजनल रूरल बैंक के केस में CRAR मेंटेन रखना होता है जरूरी। ग्रॉस एनपीए कितना है, तो मतलब इनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो उसकी क्या स्थिति है, तो हम देख रहे हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट धीरे धीरे ही सही लेकिन घट रही है, क्योंकि अच्छा इंडिकेटर है। और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो तो काफी तेजी से घट रही है ना। जितने सोर्स नाबार्ड, जितने कथन हमने देखे उनमें से कुछ बातें देखने वाली हैं। यूपीएससी अगर ये पूछ ले कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ रूरल रीजनल रूरल बैंक इज डिक्रीजिंग, उत्तर होगा सही। यूपीएससी अगर ये पूछ ले कि ब्रांचेस ऑफ द रीजनल रूरल बैंक आर इंक्रीजिंग, उत्तर होगा गलत, क्योंकि बैंक और बैंक के ब्रांचेस दोनों की संख्या घट रही है। यूपीएससी अगर ये पूछ ले कि डिपॉजिट्स इन रीजनल रूरल बैंक इज इंक्रीजिंग, हाँ डिपॉजिट इंक्रीज हो रहा है, जमा जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर है, क्योंकि ये अप्लाइड नेचर की क्वेश्चन एक अकेले टेबल से बहुत सारे निकल आए। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? देखो, हमने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पढ़ा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी उसी तरह का एक अलग से क्राइटेरिया है, जिसमें कि खास तौर से अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान यानी कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, प्राइमरी डीलर्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये चारों कुछ आते हैं। ठीक है, क्षेत्र के 3 महत्वपूर्ण खंड हैं, मतलब ये कि एनबीएफआई को अगर ऐसे कैटेगराइज किया जाए, एनबीएफआई को अगर कैटेगराइज किया जाए तो इसमें इसको 3 पार्ट में किया जा सकता है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डीलर्स एंड एनबीएफसीज। इनको इस तरह से 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्राइमरी डीलर्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो जो ये सभी आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं, इनका पर्यवेक्षण किया आरबीआई द्वारा किया जाता है। क्रेडिट सूचना कंपनी भी आरबीआई द्वारा विनियमित एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एक कैटेगरी है। जो हमने मेन वाला चार्ट आपको दिखाया था बैंकिंग क्लासिफिकेशन के टाइम में, उसमें सारे दिखाए थे, अगर आपको याद हो, नहीं तो आप उसे पीछे जाके पलट के देख लेना। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये क्या होते हैं? ये क्षेत्र विशिष्ट में दीर्घकालिक लेंडिंग वित्त पोषण के लिए संस्थागत तंत्र हैं। उन्हें आरबीआई द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाता है। इन्हें डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे क्लासिफिकेशन में ये है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहां से हम अब पढ़ने वाले हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल, ठीक है, जिसका कि सबसे पहला और क्लासिक एग्जांपल है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 में। नाबार्ड एक्ट आया 1981। जब भी एक्ट पहले आता है तो इसका मतलब यह है कि वो जो संस्था है वो कानून के प्रावधानों के तहत आई है। जब भी कोई एक्ट संस्था के बाद आता है तो हम समझते हैं कि ये जो संस्था है उसकी स्थापना ऑर्डिनेंस के माध्यम से करी गई है। ठीक है, नाबार्ड के केस में संस्था की स्थापना 1982 में हुई, एक्ट आया 1981 में, इसलिए हम ये कहते हैं कि नाबार्ड जो है वो नाबार्ड एक्ट से आया है, ना कि किसी अध्यादेश के। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसको हम
व्याख्या के तौर पे कहते हैं। आपको यूपीएससी इंटरव्यू में हमारे एक मित्र से पूछा गया था सार्क का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? तो वो सार्क का फुल फॉर्म बताने में सक्षम नहीं रहते उस समय। आपसे इस तरह के फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। तो आप हिंदी में या इंग्लिश में जिस भी भाषा में आप अपने आप को सहज पाते हैं, इंटरव्यू में बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है? ये इसका फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक अधिनियम। नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और रूरल इंडस्ट्रीज, हस्तशिल्प इत्यादि के लिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। ये इनको ऋण प्रदान करता है। कैसे? डायरेक्ट नहीं, नाबार्ड खुद किसी को पैसा नहीं देता है, ये इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग करता है। मतलब ये कि जो भी आपके लोकल एरिया में बैंक होंगे, वो रीजनल रूरल बैंक हो सकते हैं, कॉमर्शियल बैंक हो सकते हैं, उन बैंकों की फाइनेंसिंग नाबार्ड करेगा। और वो जो बैंक हैं वो फाइनेंसिंग करेंगे, क्योंकि आपका जो खाता है वो बैंक के पास होगा। नाबार्ड, आरआरबी और ग्रामीण रीजनल कोऑपरेटिव बैंक जैसे ग्रामीण संस्थानों के संचालन में कोऑर्डिनेटर की भूमिका प्ले करता है, ठीक है? और सुपरवाइजर, कोऑर्डिनेटर एंड सुपरवाइजर, समन्वयक एंड पर्यवेक्षक की भूमिका प्ले करता है। यह प्रत्यक्ष ऋण का विस्तार नहीं करता। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है प्रीलिम के लिए। मतलब ये कि डायरेक्ट फाइनेंसिंग नहीं करता, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ये रीफाइनेंसिंग करता है। इसको रीफाइनेंसिंग एजेंसीज भी इसीलिए कहते हैं। क्या करता है? रीफाइनेंसिस, मतलब इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग करता है। कैसे? नाबार्ड, आरआरबीज, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, ये हो गया है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स इत्यादि को फाइनेंस करता है। और ये जो है कस्टमर्स को पैसा देते हैं। कस्टमर्स होते हैं हमारे आपके जैसे साधारण लोग, जो कि सीधे नाबार्ड से पैसा नहीं ले सकते। नाबार्ड किसी खास स्कीम में, किसी एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में इत्यादि में अगर पैसा लगाना चाहता है तो एक कॉर्पस बना के कि इतना फंड इस सेक्टर में देना है, और उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए पैसा बांटने का काम करेंगी ये बैंकें, जो कि आपके एरिया में होंगी। और इन बैंकों के माध्यम से नाबार्ड का जो पैसा है वो जनता तक पहुंचता है, ठीक है? इस तरह से हम नाबार्ड की फाइनेंसिंग मैकेनिज्म को समझते हैं, ठीक है? तो नेशनल हाउसिंग बैंक क्या होते हैं? फिर वही बात है कि इस तरह की बैंक के क्वेश्चन तब पूछा जाएगा जब ये न्यूज में होगा, अदरवाइज ये इतने रिलेवेंट नहीं है। या इकोनॉमिक सर्वे में इनका जिक्र होगा, बजट में जिक्र होगा तो पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं। हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम बैंकिंग के एरिया में आपके वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं जो कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तथा एक क्रोनोलॉजी वाला जो क्वेश्चन होता है कि किसकी स्थापना कब हुई है, वो दूसरा, अगर आपसे किसी दूसरी बैंक या दूसरी किसी बैंकिंग एजेंसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए जरूरी है कि आप सिमिलर तरह के बैंकिंग ऑपरेशन को समझें साथ में। जैसे कि नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना हुई 88 में, और एक्ट क्या था? नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। मतलब ये इसका जो एक्ट है वो इसी बैंक के नाम पर है, ठीक है? ये स्थानीय और क्षेत्रीय स्थान पर हाउसिंग के लिए लोन देता है। इसका बहुत बड़ा फायदा उठाता है एचडीएफसी, है ना? बिकॉज वो हाउसिंग की फील्ड में बहुत लोन बांटता है। यह प्रत्यक्ष ऋण का विस्तार नहीं करता, क्योंकि अपने आप में ये रीफाइनेंसिंग एजेंसी है। जितने ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं? नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी, ठीक है, और मुद्रा, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक,
है ना। ये है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एकमात्र ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार की लेंडिंग करता है। बाकी के ये चार सिर्फ रीफाइनेंसिंग करते हैं, ये डायरेक्ट फाइनेंसिंग नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि नाबार्ड, सिडबी, सिडबी किसको, एमएसएमई फील्ड को, नाबार्ड रूरल एरिया को, नेशनल हाउसिंग बैंक गृह क्षेत्र को, कंस्ट्रक्शन फील्ड को, तथा मुद्रा एमएसएमई को, इनको जो लोन देता है इनमें वो डायरेक्ट किसी को, किसी कस्टमर को या मेरे आपके जैसे लोगों को पैसा नहीं देता है। उसके पैसे देने का मैकेनिज्म किसी न किसी बैंक के माध्यम से होता है। तब ये कि रिफाइनेंसिंग एजेंसीज हैं, ठीक है, तो ये किसी न किसी बैंक को पैसा देंगी, पैसा आपको बैंक देगा, ठीक है। लेकिन एग्जिम बैंक एकमात्र बैंक है जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार की लेंडिंग करते हैं। मतलब एग्जिम बैंकों के माध्यम से भी अपना ऑपरेशन करते हैं और डायरेक्ट अपना ऑपरेशन, मतलब वो स्वयं से भी लोन देने जाते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मैकेनिज्म को समझने में कदम बढ़ाया। अब हमारे पास आ गया एग्जिम बैंक। तो जैसे मैंने एग्जिम बैंक के बारे में बताया, मेन ऑपरेशन बता दिया है। स्थापना कब हुई, 82 में। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को बढ़ावा देने के लिए लोन देता है, ठीक है, तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी बढ़ाने के लिए लोन देता है। यह वित्तीय संस्थानों, क्षेत्रीय विकास बैंक और सरकारों को, ध्यान देना, जो फॉरेन की गवर्नमेंट होती है, जैसे मान लीजिए श्रीलंका गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए तो एग्जिम बैंक से पैसा प्राप्त कर सकते हैं। विदेशों में अन्य संस्थानों जैसे श्रीलंका में, भूटान में, नेपाल में, पाकिस्तान में, कहीं भी जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो एग्जिम बैंक से पैसे के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि, एग्जिम बैंक ऐसा इसलिए करता है ताकि भारत के साथ उनका जो व्यापार उसे मजबूत किया जा सके। मतलब अगर श्रीलंका की किसी इंस्टीट्यूशन में या उनकी गवर्नमेंट के किसी फंक्शन में एग्जिम बैंक पैसा लगाता है तो उसका इंटेंशन ये होता है कि इस देश के साथ भारत के ट्रेड रिलेशन इंप्रूव हो सके, भारत का एक्सपोर्ट उन देशों में बढ़ सके, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की लेंडिंग करने वाला एक मात्र फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। शुड भी, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, है ना, और इसके लिए 89 में एक्ट आ गया था, शुड बी एक्ट। ये एमएसएमई को लोन देता है, ये भी रिफाइनेंसिंग करता है और कोई भी डायरेक्ट लेंडिंग नहीं करता। फिर उसी प्रकार से मुद्रा है, मुद्रा भी अपने आप में एक रिफाइनेंसिंग एजेंसी है। ये एनडीए सरकार का, जो वर्तमान की एनडीए सरकार है, उसकी एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके माध्यम से वो मुद्रा लोन्स, जो कि 3 कैटेगरी के होते हैं, शिशु, तरुण, किशोर, है ना, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो उनके माध्यम से एमएसएमई फील्ड को लोन दिया जा सकता है। इसके माध्यम से कृषि क्षेत्र को लोन नहीं दिया जा सकता है और कॉर्पोरेट सेक्टर को भी लोन नहीं दिया जा सकता, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को लोन नहीं दिया जा सकता है और कृषि क्षेत्र को भी लोन नहीं दिया जा सकता। किनको दिया जा सकता है, दुकानदार, फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता, हेयर सैलून वाले, ब्यूटी पार्लर वाले, ट्रक ऑपरेटर, फेरी वाले, ग्रामीण और शहरी कारीगरों को धन उपलब्ध है। ये भी प्रत्यक्ष ऋण नहीं देता है। यहाँ पे शिशु 50,000 तक का लोन, किशोर 50,000 से अधिक लेकिन 5 लाख से कम, तरुण 5 लाख से ज्यादा लेकिन 10 लाख से कम। ये 3 प्रकार के लोन के क्लासिफिकेशन है। कुछ फैक्ट कभी एग्जाम में पूछ लिए जाए तो मुद्रा के तहत 4.53 लाख करोड़ पैसे दिए जा चुके हैं, 10.17 करोड़ इसमें बेनिफिशियरी हो चुके हैं, ठीक है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। एनबीएफसी क्या होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज अपने आप में क्या होती हैं। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कंपनी एक्ट 1956 या कंपनी एक्ट 2013 या दोनों से रजिस्टर हो सकती है। और यह एक प्रकार की कंपनी है जो ऋण और एडवांसेस यानी कि लोन एंड एडवांसेस दोनों प्रकार के कारोबार में लगी हो सकती है। मतलब ये कि एनबीएफसी लोन देने वाली हो सकती है और एडवांस भी दे सकती है, ठीक है। सरकार और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर, प्रतिभूतियों, इनका अधिग्रहण या इस तरह के अन्य विपणन में जो भी योग्य प्रतिभूतियां हैं, लीजिंग, किराया खरीद इत्यादि, बीमा व्यवसाय, चिट व्यवसाय, ठीक है। लेकिन इनमें से कोई भी
कोई भी संस्था जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि गतिविधि और औद्योगिक गतिविधि या किसी भी सामान की खरीद या बिक्री या कोई सेवा प्रदान करना अचल संपत्ति में शामिल नहीं है। मतलब ये कि ये इतने सारे काम कर सकते हैं, डिबेंचर, प्रतिभूति अधिग्रहण, अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियां, लीजिंग, किराया खरीद, बीमा व्यवसाय, चिट, इन सब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट ये कि वो डायरेक्ट किसी एग्रीकल्चर की गतिविधियों में, किसी खरीद फरोख्त में, किसी निर्माण में इत्यादि में अगर हैं तो यहाँ यहाँ पे वो चीज शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब एनबीएफसी को ये पावर नहीं है। अगर कोई कंपनी इस इन ऑपरेशंस में लगी हुई है जिनका मैंने बाद में जिक्र किया, तो वो एनबीएफसी लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, अन्यथा उसे ये प्रोफेशन अपना छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार कोई भी एनबीएफसी से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना व्यवसाय नहीं कर सकता। मतलब ये कि कोई भी एनबीएफसी है वो आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार आरबीआई से बिना परमिशन के व्यवसाय नहीं कर सकता। हालांकि दोहरे विनियमन को हटाने के लिए ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है जहां पे बिना आरबीआई के परमिशन के ऑपरेशन किया जा सकता है। जैसे इंश्योरेंस क्षेत्र की अगर कोई एनबीएफसी होगी तो उसको लाइसेंस किससे लेना होगा? इरडा से। स्टॉक मार्केट की कोई एनबीएफसी होगी तो उसे सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना होगा। उसी प्रकार कंपनी एक्ट से रजिस्टर होगा तो उसे कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री के तहत रजिस्ट्रेशन लेना होगा। चिट फंड वाली जो एनबीएफसी होंगे उनको चिट फंड अधिनियम 1981 से रजिस्ट्रेशन लेना होगा और उन पे आरबीआई का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा। मतलब ये कि ऐसी कंडीशन में उन पे डुअल कंट्रोल नहीं होगा। अब जैसे चिट फंड अधिनियम 1982 है तो ये संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विनियमित है। मतलब ये कि यहाँ पे लाइसेंसिंग की पावर राज्य सरकार के पास होगी। तो बैंक और एनबीएफसी में क्या अंतर है? पैरामीटर, जैसे कि परिभाषा वो हमने देख लिया था पीछे कि बैंक चेक भी इशू कर सकते हैं, एनबीएफसी चेक इशू नहीं कर सकती। चेक या ड्राफ्ट एनबीएफसी इशू नहीं कर सकती, है ना। ये चेक या ड्राफ्ट इशू नहीं कर सकते। किसके द्वारा रेगुलेटेड है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और एनबीएफसी कंपनी एक्ट 2013। डिमांड डिपॉजिट बैंकों के में होता है और एनबीएफसी में कोई डिमांड डिपॉजिट नहीं हो सकता। मतलब ये डिमांड डिपॉजिट का मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट बैंकों में होता है, एनबीएफसी में नहीं होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर के बैंक 74% तक के फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अलाउ है। पब्लिक सेक्टर के बैंक के लिए ये परसेंटेज और भी कम है। एनबीएफसी के लिए ये 100%। मतलब ये कि एनबीएफसी विदेशों से 100% तक का पैसा उठा सकते हैं। या दूसरी बात कहें तो कोई विदेशी कंपनी भारत में एनबीएफसी लगा सकती है, पूरी पूरी उसकी 100%। बैंकों को रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, एनबीएफसी को एसेंशियल नहीं है। मतलब डिपॉजिट टेकिंग के लिए जो एनबीएफसी होते हैं उनके लिए कुछ रिजर्व रेशियोज हैं बट ज्यादातर के लिए नहीं है। डिमांड ड्राफ्ट, बैंक कैन इशू सेल्फ डिमांड ड्राफ्ट, एनबीएफसी अपना डिमांड ड्राफ्ट इशू नहीं कर सकते। चेक बैंकों में होता है, एनबीएफसी में नहीं होता। कुछ और क्राइटेरिया है। इंश्योरेंस, जो पैसा आप बैंक में जमा करते हैं वो 5 लाख तक का इंश्योर्ड है। एनबीएफसी में अगर आपने कोई पैसा कहीं पे लॉन्ग टर्म फंड के तहत दिया हुआ है तो वो किसी भी प्रकार से इंश्योर्ड नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें 74%, इसमें 100%। बाकी चीजें हमने जो डिस्कस कर ली वही है। आरबीआई के डॉक्यूमेंट में पॉइंट नंबर 42 के अनुसार एनबीएफसी जो डिपॉजिट टेकिंग है, यहाँ पे डी का मतलब है डिपॉजिट को लेने वाली, जो जमा को प्राप्त करती हैं, जनता के द्वारा जमा ले सकने वाली एनबीएफसी जो लॉन्ग टर्म के लिए प्रोजेक्ट होते हैं उन पे ये लेती हैं। उन एनबीएफसी के लिए जो नॉर्म्स हैं वो बैंक के सिमिलर हैं एक्सेप्ट सीआरआर रिक्वायरमेंट एंड प्रूडेंशियल लिमिट ऑन कैपिटल मार्केट। However, even where applicable, the norms apply at a rigor lesser than those applicable to bank। मतलब क्या? मतलब ये कि जो एनबीएफसी का ऑपरेशन है उनको सीआरआर रिक्वायरमेंट नहीं मैच करता। ठीक है।
और दूसरी अलावा जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं वो। जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं वो एनबीएफसी के केस में लागू नहीं होते, बैंक के केस में लागू होते हैं। कई सारे हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग का क्राइटेरिया हो गया, सेक्टर वाइज कैपिंग जो होती है वो बैंकों में होती है, वो कितना स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इत्यादि वो बैंक में होता है, और एनबीएफसी में इस तरह के प्रूडेंशियल नॉर्म्स नहीं होते हैं। ठीक है। तथा इसी डॉक्यूमेंट के पॉइंट नंबर 2 पे ये कहा गया है कि जो कैपिटल एडिकेसी नॉर्म्स हैं, इसके अलावा सीआरआर एसएलआर रिक्वायरमेंट है, वो सिंगल या ग्रुप बारोवर लिमिट जैसे प्रूडेंशियल नॉर्म्स, प्रूडेंशियल लिमिट, कैपिटल मार्केट एक्सपोजर में रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग एंड अनकोटेड शेयर्स आर नॉट एप्लीकेबल टू एनबीएफसी नॉट डिपॉजिट। मतलब ये कि जो एनबीएफसी डिपॉजिट नहीं लेती है उन पे ये वाले नॉर्म्स लागू नहीं। ठीक है। जो एनबीएफसी डिपॉजिट नहीं लेती, ये ध्यान रखना, एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग। माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक तरह के एनबीएफसी है, लेकिन उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली जो क्रेडिट सीमाएं हैं, क्रेडिट की मात्रा है, सीमाएं हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए 1.25 लाख और शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र के लिए 2 लाख है। मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ग्रामीण क्षेत्र में 1.25 लाख तक का लोन दे सकते हैं, शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र में 2 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं। पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या है? पीयर टू पीयर लेंडिंग में कुछ खास चीजें हैं जिसको समझ लें। देखिए, कोई भी एनबीएफसी पीयर टू पीयर लेंडिंग के लिए क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं? प्लेटफॉर्म। और यहां पर जैसे मान लेते हैं P1 जो लेंडर है और ये बारोवर है, ये बारोवर है P2। ठीक है। तो P1 अपना पैसा P2 को दे सकता है, दरें ये आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे। कैन लेंड टू P2। ठीक है। रेट ये आपस में डिसाइड करेंगे। ठीक है। ये आपस में रेट डिसाइड करेंगे। तो एनबीएफसी का क्या काम है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने में? एनबीएफसी इनके बारे में इंफॉर्मेशन, क्रेडिट हिस्ट्री, दोनों बारोवर और लेंडर का, उसके हिसाब से हाँ, रिकवरी में हेल्प करेगी, रिकवरी में हेल्प करेगी। ठीक है। पीयर टू पीयर लेंडिंग बिल्कुल एक ऐसा है कि जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं। ठीक है। रमेश और दिनेश, वो रमेश दिनेश को पैसा देना चाहता है, दे सकता है। वो उसको रमेश दिनेश को ढूंढेंगे कहाँ? इस प्लेटफॉर्म में। या ये कहें कि दिनेश रमेश को कहाँ ढूंढेगा? इस प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड कर रहा है? एनबीएफसी। दरें कौन डिसाइड कर रहा है आपस में? ये दोनों मिलकर। वो कहीं कोई बाहर से कोई रेगुलेशन नहीं है कि इनको कोई किसी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है कि इस रेट के ऊपर या इस रेट के नीचे लोन नहीं दे सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है। एनबीएफसी का क्या रोल होगा? इंफॉर्मेशन और फैसिलिटेटर के तौर पर। एनबीएफसी इनको किसी प्रकार से कंट्रोल नहीं करता, एक्सेप्ट वो डाटा प्रोवाइड करता। तो पीयर टू पीयर लेंडिंग इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। एनबीएफसी की एक नई श्रेणी है जो उधारकर्ताओं को, व्यक्तिगत उधारदाताओं, उधारकर्ता और
व्यक्तिगत उधारदाताओं को जोड़ने का काम करता है। उधारदाता मतलब उधार देने वाला, उधार P1 इस केस में हो जाएगा। उधारकर्ता उधार प्राप्त करने वाला, बारोवर हम यहाँ पे P2 कह सकते हैं। तो P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर लेंडिंग, मतलब ये कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में लेंडिंग का मैकेनिज्म, जिसमें उधारकर्ता व्यक्ति निवेशकों से ऋण लेता है। जैसे P1 इस केस में निवेशक हो गया, बिकॉज जो पैसा निवेश करने जा रहा है वो देने जा रहा है, जो सहमत ब्याज दर पर, अब ये सहमति उनके बीच में आपस में स्टैब्लिश होगी, अपना पैसा उधार देते हैं। P2P लेंडिंग को सोशल लेंडिंग या क्राउड लेंडिंग भी कहते हैं। अब ये P2P टाइप की जो एनबीएफसी है, इनका क्या क्या रोल है इसको समझ लेते हैं। ऑनलाइन मार्केट प्लेस होता है, ठीक है, इसमें एनबीएफसी मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं। वो कोई जमा इकट्ठा नहीं करते, एनबीएफसी कोई जमा नहीं लेते किसी से, स्वयं उधार नहीं देते, एनबीएफसी उधार देते भी नहीं है ना, कोई क्रेडिट की गारंटी प्रदान नहीं करते, ठीक है, अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े जुड़े किसी प्रकार की सिक्योर्ड ऋण की सुविधा नहीं देंगे, मतलब सिक्योर्ड लेंडिंग की कोई गारंटी नहीं देते कि हाँ आप इतना लोन दो तो आपका पैसा सिक्योर है या ये कोलेटरल, ऐसा कुछ भी ना, वो कोई कोलेटरल जमा करते हैं, ना वो कोई सिक्योरिटी देते हैं, ना वो कोई लोन की गारंटी देते हैं, ठीक है। प्रतिभागियों के बारे में सावधानी बरतेंगे, हाँ, ऋण का मूल्यांकन करेंगे, जोखिम की रूपरेखा तैयार करेंगे, उधारदाताओं का खुलासा करेंगे, उधारकर्ताओं का भी खुलासा करेंगे कि किसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है, अपने क्रेडिट की जानकारी तक पहुंच के लिए भागीदार की और पूर्व स्पष्ट सहमति की आवश्यकता होगी। मतलब ये कि जो P1 और P2 हैं जिनका मैंने पीछे जिक्र किया था, जिनके बीच में P2P लेंडिंग हो सकती है, अपनी पूर्व जानकारी तक उनको एक्सेस करने के लिए एनबीएफसी की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। ऋण समझौतों और अन्य प्रतिबंधित दस्तावेजों का दस्तावेजीकरण करना, मतलब ये कि कितना लोन दिया गया, कितना लोन लिया गया, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना, उसका दस्तावेज कौन तैयार करेगा, स्वयं एनबीएफसी। ऋण की राशि का वितरण और पुनर्भुगतान में सहायता प्रदान करेंगे, ऋणों की वसूली के लिए सेवाएं प्रदान। प्राइमरी डीलर कौन होते हैं? प्राइमरी डीलर वो होते हैं जो प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू करते हैं, ठीक है, ये कंपनियों को शेयर इशू करने में हेल्प करते हैं, ये प्राइमरी मार्केट में इश्यूज को खरीदते भी हैं, ठीक है। इश्यूज कहने का मतलब कौन है? जो शेयर इशू करे गए। प्राइमरी डीलर आरबीआई के साथ पंजीकृत होते हैं, ये पता होना चाहिए हमें। सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के लिए इनके पास लाइसेंस होता है। प्राइमरी डीलर कहाँ डील करते हैं? प्राइमरी मार्केट में सीधे सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद सकते हैं और उन्हें द्वितीयक बाजार में बेच सकते हैं। हालांकि इनको द्वितीयक बाजार में कारोबार करने से मना नहीं है, इसलिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की सरकारी प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने में प्राइमरी डीलर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 30 जून 2015 तक, अब चूंकि हमको 2015 की बात का डेटा नहीं मिला, एक्चुअली अपडेट नहीं हुआ है आरबीआई की वेबसाइट में भी, की स्थिति के अनुसार विभागीय रूप से प्राइमरी डीलर के काम करने के लिए भारत में 7 स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर हैं, ठीक है, और 13 बैंकें हैं जो प्राइमरी डीलर का व्यवसाय करने के लिए अधिकृत है। अंडर राइटर वाले चैप्टर में अगर आपने देखा होगा तो हमने इनका जिक्र किया, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप, नोमुरा, पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड, एसटीसीआई प्राइमरी डीलर। तो ये जैसे इनमें गोल्डमैन सैक्स है, मॉर्गन स्टैनली है, नोमुरा है, ये स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर हैं। आईसीआई, पीएनबी, स्टेट बैंक, ये सारे जितने होते हैं, तो ये बेसिकली बैंकें हैं जिनको प्राइमरी डीलर का लाइसेंस प्राप्त है, ठीक है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां क्या होती हैं? देखो, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां वो होती हैं जो क्रेडिट का रिकॉर्ड अपने पास रखती हैं, ये भी आरबीआई के पास रजिस्टर्ड एक प्रकार से एनबीएफसी होती हैं। ये एक स्वतंत्र संगठन है, ठीक है, जो बैंकों और एनबीएफसी के बीच में और वित्तीय संस्थाओं को अपने सदस्य के रूप में साइन अप करता है और अपने सदस्यों को व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए डेटा की पहचान, उनकी जानकारी एकत्रित करता है। सीआईसी बैंकों को सूचित करते हैं कि संभावित उधारकर्ता अपने पिछले भुगतान ट्रैक रिकॉर्ड आधार पर क्रेडिट योग्य है या नहीं। जैसा कि क्रेडिट रिकॉर्ड रखते हैं, मान लीजिए कोई डिफॉल्टर है, मान लीजिए विजय माल्या है, दोबारा किसी बैंक में पैसा लेने जाता है, तो सीआईसी उसकी जानकारी बता सकती है कि हाँ, इस बारबर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है।
इस उधारकर्ता का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो उसके आधार पर उसे नई बैंक चाहे तो लोन देने के लिए मना कर सकती है। अच्छा, और इसमें क्या है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी अधिनियम 2005 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआईसी को विनियमित और लाइसेंस दिया जाता है। तो इसकी पावर किसके पास है? आरबीआई के पास। पावर किस एक्ट से है? तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी एक्ट 2005। पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है? ये जब आए थे शुरू शुरू में तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, हालांकि इनकी इंपॉर्टेंस अभी कम हो गई है, लेकिन ये एकदम खत्म नहीं हुए हैं। अभी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक किसी न किसी कारण से न्यूज में रहते हैं, तो जब भी न्यूज में आते हैं तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हाँ, गोइंग फर्दर है, इनको देख लेते हैं। प्राइमरी पेमेंट बैंक क्या होते हैं? ये डिपॉजिट ले सकते हैं, लेकिन अप टू 2 लाख, पहले 1 लाख था, ये अप टू 2 लाख हो गया। कैन नॉट लेंड इन एनी फॉर्म, मतलब ये लोन नहीं दे सकते, लोन नहीं दे सकते। कैन ओपन स्मॉल सेविंग अकाउंट, छोटे छोटे स्मॉल सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। रेमिटेंस सेवा दे सकते हैं, मतलब ये कि आपका कोई दोस्त यार रिश्तेदार विदेश में रहता है, वो आपको पैसा भेजना चाहता है तो इसमें भेज सकता है। ठीक है, डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, जिनको आप एटीएम मशीन में लगा के पैसा निकाल सकते हैं। जैसे आपने पेटीएम का डेबिट कार्ड देखा होगा, नहीं देखा तो 125 रुपए में मिलता है, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्रेडिट कार्ड इशू करते नहीं, जब ये लोन देते नहीं, क्रेडिट देते नहीं, तो क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकते। कैन डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट सच एज म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एंड थर्ड पार्टी लोन से दे सकते हैं। थर्ड पार्टी लोन से देने का मतलब है कि ये एक प्लेटफॉर्म के तौर पर किसी बैंक के उसमें से, जैसे पीएनबी का लोन आपको मिल सकता है, उसमें पेटीएम अपना प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज कर सकती है। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है? ये डिपॉजिट इसमें ले सकते हैं अप टू कोई भी अमाउंट, है ना, उसमें अप टू 2 लाख था। कैन लेंडिंग कर सकते हैं इसमें, उसमें नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन फोकस किस में करेंगे? स्मॉल लेंडिंग पर। कैन फाइनेंस बिजनेस यूनिट, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, माइक्रो एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पैसा दे सकते हैं। रेमिटेंस सेवा ये भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड भी दे सकते हैं, डेबिट कार्ड भी दे सकते हैं। ठीक है, हैज टू इंश्योर दैट 50% लोन पोर्टफोलियो कॉन्स्टिट्यूट एडवांसेस ऑफ अप टू 25 लाख। मतलब ये कहने का, इनका जो है 25 लाख तक का एडवांस 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैन डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंशियल प्रोडक्ट सच एज म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड। सोर्स है आरबीआई। पेमेंट एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे और लिखी है, जो थोड़ी फैक्चुअल है। इसमें से अगर आप, मैं ये पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखना, अगर आपको उसमें कुछ काम का लगे तो उसे अपने नोट्स में नोट कर लेना। ठीक है, नहीं लगता है तो इग्नोर इट। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास एंड दिस सेशन। अपने, आई होप कि आप नोट्स बना रहे हैं, और आप सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपनी पढ़ाई को मजबूत करें, अपनी तैयारी में थोड़ा सा जोर लाएं। अब नया साल आ गया है 2023 के लिए। 28 मई को चूंकि एग्जाम है, तो अब आपकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई। अब आप एक उल्टा कैलेंडर बना सकते हो, 1 जनवरी से लेकर 28 मई तक का, जिसमें 28 मई आपका पहला दिन होगा और अंतिम दिन होगा 1 जनवरी, और फिर डेट को काटना शुरू कर दो। ये मैं थोड़ी एक्सरसाइज बता देता हूँ, इसमें थोड़ा आप अलर्ट रहते हैं। जैसे आपने इस तरह से बनाया, डेट है यहाँ पे 28 मई, ठीक है, और इधर इधर आते आते इधर है 1 जनवरी। तो इसको आप पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस तरह से करते करते चले आओगे तो ये ऐसे आ जाएगा 145वां दिन या जो भी है। और फिर इसको जैसे डेट गुजरती जाए काटते चले जाओ ऐसे ऐसे, तो आपको पता चल जाएगा कि अब कितने दिन हैं, और दूसरा आपको कितने दिन में क्या पढ़ना है ना। ये एक्सरसाइज करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, अपनी स्टडी आवर बढ़ा दो। अब कम से कम 10 घंटे की पढ़ाई करो, 1 से 2 घंटे न्यूज़पेपर अलग से करो और 1 से 2 घंटे टेस्ट सीरीज अलग से लगाओ। मतलब अब आपको कम से कम 13-14 घंटे का स्टडी आवर निकालना चाहिए। 8 घंटे से कम पढ़ने वाले थोड़ा सा सावधान रहिए। ठीक है, ये और इधर उधर की भाषणबाजी में ना पढ़ो कि टॉपर्स ने बोला वो 6 घंटे पढ़ता है, वो 4 घंटे पढ़ता है। आप किसी घर झांकने नहीं गए और वो सच बोलने की कोई गारंटी नहीं। ठीक है, बिकॉज सिलेक्टेड लोग अपने आप को स्मार्ट ही बताएंगे। तो ज्यादा इधर उधर बहकना नहीं है, चुपचाप पढ़ाई करो और अपनी चीजों को मजबूत करो। न्यूज़पेपर देखते रहो, क्वेश्चन आंसर लगाते रहो प्रीलिम के। और इकोनॉमी में कोई भी डाउट आता है तो आप उसे निर्माण इसके लिए कॉल कर सकते हैं। और हाँ, आप में से जो कमेंट नहीं करता है वो नीचे जाके कमेंट करेगा। ठीक है, ऐसे नहीं चल पाएगा। कमेंट कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस क्लास की पहुंच बनाइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।